हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपना जो है क्लास फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 2 अटेंड करने वाले हैं। और आप लोगों को दिख गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। पृथ्वी की आकृति के कारण जी के मान में परिवर्तन। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जी के मान में कई प्रकार से परिवर्तन हो सकता है। इसके पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें 2 प्रकार का परिवर्तन मैंने आपको पढ़ाया कि पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई ऊपर जाने पर उसका जो गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, और पृथ्वी की सतह से एच गहराई नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, उसके सेंटर पर क्या परिवर्तन होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अब कुछ परिवर्तन और भी होते हैं जी के मान में, उनके साइज और उनके शेप के आकार, मतलब साइज एंड शेप के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो आप क्या कहेंगे? आपका जवाब होगा अंडाकार है, कुछ लोगों का जवाब होगा गोलाकार है, कुछ लोगों का जवाब होगा कि सेव के आकार का है, और कुछ बच्चे बताते हैं कि जो है ये नारंगी की तरह से गोल है। इन सब का कोई आंसर नहीं है, कोई सटीक आंसर नहीं है, ठीक है। अगर आप साइंटिफिक लैंग्वेज का बात करेंगे तो उस हिसाब से हमारी जो पृथ्वी है ऑबलेट स्फेरॉइड है। हमेशा याद कर लीजिए, हमारे जो पृथ्वी का आकार है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑबलेट स्फेरॉइड। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज ऑबलेट स्फेरॉइड? ये क्या है? न यह गोली है, न यह अंडाकार है, न यह चपटी है, ऐसा कुछ नहीं। इसका क्लियर आपको आंसर ये करना है कि ऑबलेट स्फेरॉइड है, यानी इसका मतलब होता है लब्धच गोलार्ध। तो आज से आप लोग कंफर्म समझ जाइए कि हमारी पृथ्वी का जो आकार है वो लब्धच गोलार्ध है। ये इसका रियल साइंटिफिक वर्ड में आप इसका आंसर करेंगे। हाँ, अब मैं आपको ये बता दूं, हमारी पृथ्वी बेसिकली गोल नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी चपटी है, दबी हुई है पोल पे। ये आपका क्या है? ये आपका ध्रुव है यहाँ पर, ठीक है। और ये भी ध्रुव है। और ये आपका क्या है? इक्वेटर लाइन है, ये भूमध्य रेखा है। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये भूमध्य रेखा है, और ये ध्रुव रेखा है, ठीक है, ऐसे। तो इसमें क्या होता है बच्चों, मैंने ध्रुव को पोल से रिप्रेजेंट किया है और इक्वेटर को ई से। तो अब ये बताइए, अगर ये थोड़ा सा दबी हुई है तो इसका मतलब ये जो आरपी होगा ये थोड़ा सा कम होगा, और ये जो आरी, ये आरी क्या है? पृथ्वी की यह त्रिज्या है, मतलब ये एक प्रकार से ध्रुवीय त्रिज्या है। और ये क्या है? ये भूमध्य रेखीय त्रिज्या है। सॉरी, मैंने ध्रुवी बोल दिया, ये भूमध्य रेखीय है, इक्वेटर रेडियस। मैंने यहाँ पे लिख दिया आर क्या है? इक्वेटर रेडियस, भूमध्य रेखीय त्रिज्या है। आरपी क्या है? पोल रेडियस है, ध्रुवीय त्रिज्या है। यहाँ पी का मीन्स है पोल से, और ई का मतलब है यहाँ इक्वेटर से। इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो अगर इतना बात क्लियर है तो हम लोगों ने पढ़ा है कि हम जानते हैं, मैं लिख रहा हूँ, हम जानते हैं कि स्मॉल जी बराबर होता है जी एम ई अपान आर ई का क्या होता है? स्क्वायर होता है। या आप आर ई न यूज कर दीजिए, आर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी की त्रिज्या है। आप इसे क्या बोल सकते हैं? आर का स्क्वायर। अब यहाँ हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जान लेना है कि ये जो जी है और ये जी एम ई है, ये हमेशा नियतांक रहेगा। ये हमेशा क्या रहेगा? नियतांक रहेगा। क्योंकि जी का मान पृथ्वी के कहीं भी चले जाइए आप हमेशा वही पाएंगे, और कहीं भी चले जाइए पृथ्वी पर आप जो है उसका मास हमेशा पृथ्वी का वही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो ये दोनों चीज़ें तो कांस्टेंट रहने वाली हैं, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अगर ये कांस्टेंट है तो हमें एक ये मिल जाएगा, जी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² मिल जाएगा। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? तो एक प्रकार से देखा जाए, अगर ये कांस्टेंट है तो जी और आर में जो रिलेशन होगा वह व्युत्क्रमानुपाती का होगा। ये रिलेशन किसका बताता है? व्युत्क्रमानुपाती का बताता है। अब चूंकि हम लोग ये जानते हैं कि अगर मैं इसके लिए मान निकालूं, जैसे जी का मान 1/r², जी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये बात समझिए। जी का मान और आर में ये रिलेशन है। तो अगर मैं जी फाइंड करूं
यानी इस ध्रुवीय रेखा पर जो जी का मान है उसके लिए जी, तो आप कहेंगे कि सर इसके लिए तो ये हो जाएगा, जी का मान क्या हो जाएगा 1/, और ये आर है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा RE का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अगर इसी प्रकार से मैं GP का मान निकालूं तो 1/, क्या हो जाएगा RP का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसमें और इसमें संबंध दिखाने का प्रयास करूं तो GE/ क्या होगा GP, और इक्वल टू ये RP ऊपर चला जाएगा, RP स्क्वायर अपान में क्या ये RE नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा ये मुझे नीचे लिखना चाहिए P। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो RP है, चूँकि RE लिखना चाहिए, RE ग्रेटर देन RP है, ऐसा है प्रश्न में। ये तो हमें दिख रहा है कि जो RE है, क्यों ये बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये ऊपर से दबी हुई है, तो ये जो त्रिज्या है ये छोटा है कंपैरिजन टू किसके, RE के। तो ये वाला जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक का ये बड़ा है, तो ये छोटा है, तो वही तो मैंने लिखा है कि RE ग्रेटर देन RP। तो बताइए अगर ये नीचे का बड़ा है RE RP से, तो इधर भी तो ये GP बड़ा होगा, GP बड़ा होगा किससे, G से, बोलो। तो यहाँ से हमें ये निष्कर्ष निकला कि जो ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है G, वह भूमध्य रेखा से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है। अगर मैं इसे समीकरण 2 नाम दे दूं, इसे मैं समीकरण 1 नाम दे दूं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि समीकरण 2 से स्पष्ट है कि ध्रुवों पर G का मान अधिक होता है तथा भूमध्य रेखा पर या इक्वेटर लाइन या विषुवत रेखा, सब एक ही बात है। इक्वेटर लाइन कहो, विषुवत रेखा कहो, 0 डिग्री रेखा कहो, भूमध्य रेखा कहो, ये सब वही होता है। भूमध्य रेखा पर G का मान ध्रुवों पर G के मान की अपेक्षा कम होता है। तो ये कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है कि G का मान कहाँ ज़्यादा होता है, G का मान कहाँ कम होता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, मैंने आपको बताया था कि G का मान जो है कम होता जाता है। आप पृथ्वी की सतह से नीचे जैसे जैसे चलते जाएंगे, वहाँ पे भी G का मान कम होता जाता है, और जब उसके आप सेंटर पे एकदम चले जाएंगे तो वहाँ पे G का मान नगण्य हो जाता है। तो वैसे ही जैसे जैसे पृथ्वी के समीप रहेंगे वहाँ G का मान सबसे ज़्यादा हुआ। तो आप सीधे सीधे बता सकते थे कि यहाँ पे जो है इसका रेडियस बहुत कम है कंपेरिजन टू विषुवत रेखा के या भूमध्य रेखा के, तो इसलिए ये वाला ध्रुवों पर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और भूमध्य रेखा पर कम होगा। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही स्टैंडर्ड टॉपिक था। तो आज आप लोगों ने क्या सीखा इसमें, पृथ्वी कैसी है, तो लंबदक्ष गोलार्ध है। आप न अंडाकार कहेंगे, न सेव का आकार कहेंगे, न गेंदे का आकार कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नो, ये सब इसका आंसर नहीं है। पृथ्वी का आकार कैसा है, लंबदक्ष गोलार्ध है, ऑबलेट स्फेरॉइड। क्लियर है। तो अब मैं इसके अगले टॉपिक पे चलता हूँ, आप इसे तैयार कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है सबसे खतरनाक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ कि पृथ्वी की घूर्णीय गति के कारण G के मान में किस प्रकार से चेंजिंग होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर आप लगा सकते हैं VVIMP डबल स्टार। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, पृथ्वी की घूर्णीय गति के कारण G के मान में कैसे परिवर्तन होता है। तो आइए इस बात को समझते हैं। सपोज ये हमारी पृथ्वी है, थोड़ा सा और बड़ा बनाना, मज़ा नहीं आ रहा। ये पृथ्वी है, ये इसका घूर्णन अक्ष है। पृथ्वी ऐसे रोटेट कर रही है,
ये घूर्णी गति कर रही है, ठीक है। ये क्या है, घूर्णन अक्ष है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, रोटेशनल एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस। और ये पृथ्वी घूर्णी गति कर रही है। ये इसका क्या है, मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी की त्रिज्या है। यहाँ पे हमारा कोई यम द्रव्यमान का पिंड है, बात को समझिएगा। तो जब पृथ्वी घूर्णी गति करेगी तो यह जो यम द्रव्यमान का पिंड है बच्चों, यह वृत्तीय गति करेगा कुछ इस प्रकार से। ये आप समझिएगा। कल्पना करो यार, कोई गेंद है, ये मान लो मेरा कलम है, इसमें गेंद ऐसे मैंने रख दिया है, तो इस गेंद पर जब ये घूमेगा ऐसे, ठीक है ना, तो ये जो गेंद इसमें होगा वो ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा ना, अर्थात एक वृत्तीय पाथ बनाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से जब कोई पार्टिकल यहाँ पर होगा तो वह वृत्तीय गति करेगा पृथ्वी पर। तो मान लेते हैं ये पार्टिकल जो है, पार्टिकल ये सेंटर के साथ, पृथ्वी का ये सेंटर है ना, ये कितने का एंगल बना रहा है, लैम्डा का एंगल बना रहा है। और ये मैंने ये इसका डायमीटर दिखा दिया, व्यास, ये जो गोलाकार बना रहा है यम द्रव्यमान का पिंड, ये इसका स्मॉल त्रिज्या है। अब बताइए ये लैम्डा है तो ये पूरा का पूरा ये भी तो लैम्डा ही होगा ना, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। ये बात समझ पा रहे हो, ये एंगल बराबर। तो अगर ये लैम्डा है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। चलो इतना बात तो क्लियर हो गया। एक चीज़ और जान लीजिए, यह जो यम द्रव्यमान का पिंड है, यह अंदर की ओर इसके द्वारा बल लगेगा, अर्थात mg किधर लगेगा, अंदर की ओर। क्योंकि अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर है तो उसका भार पृथ्वी के केंद्र की ही ओर तो लगेगा, ऐसे समझो ना। तो अगर ये यम द्रव्यमान का कोई पिंड है तो इसका जो भार होगा अर्थात mg होगा, अर्थात जो बल होगा वो कहाँ होगा, तो पृथ्वी के सेंटर की ओर होगा। इतना बात क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा मैं इसके आगे आपको बता देता हूँ क्या क्या घटनाएं घटती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ जो कि मैंने वीडियो को रोक करके ऑलरेडी लिख दिया है, ताकि वीडियो हमारा बहुत लंबा ना हो और आपको समझने में भी कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए, जो यम है, यम द्रव्यमान का पिंड है, इसके द्वारा जो बल लगेगा वो केंद्र की ओर लगेगा। पहला बात तो ये हो गया। दूसरा, यम द्रव्यमान का पिंड वृत्तीय गति करेगा। कब? जब हमारा पृथ्वी जो है घूर्णन गति करेगा। ठीक, ये बात आप समझ लीजिए। जब हमारी पृथ्वी घूर्णन गति करेगी तो यम द्रव्यमान का वृत्त सर्कुलर मोशन करेगा, वृत्तीय। वृत्त की त्रिज्या मैंने क्या मान रखा है, स्मॉल आर। पृथ्वी की त्रिज्या मैंने क्या मान रखा है, कैपिटल आर। पृथ्वी की त्रिज्या मान लीजिए, अगर यह बिंदु कोई P है और ये मान लीजिए R है, तो यहाँ पे जो OP है वो OP बराबर कितना है, R है। चलिए, इस बात को आप समझ पा रहे हैं। और ये R क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी की क्या है, तो ये पृथ्वी की त्रिज्या है। यम द्रव्यमान के पिंड के लिए अभिकेंद्र बल अंदर की ओर काम करेगा, जो कि इसके सेंटर की ओर, mv²/r। अब हम लोग क्या करेंगे बताइए जब अंदर की ओर यह यम द्रव्यमान का पिंड बल लगाएगा तो एक प्रतिक्रिया बल किधर काम करेगा, बाहर की ओर। आपने पढ़ा होगा कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पे क्रिया करता है तो वह वस्तु भी उस पर अपोजिट डायरेक्शन में प्रतिक्रिया करता है। तो अगर हमारा यह यम द्रव्यमान का पिंड इसके सेंटर की ओर mg बल लगा रहा है तो यह इसके द्वारा इधर एक बाहर की ओर अपोजिट डायरेक्शन में एक प्रतिक्रिया बल काम करेगा। तो हम लोग इस स्थान पर जो है आभासी भार निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे बिंदु P पर पिंड का आभासी भार W' बराबर R माइनस, ये जो अंदर की ओर बल लग रहा है ये बल आप घटा दीजिए,
ठीक है। तो एम भी स्क्वायर अपान आर कास लेमडा, ये जो है ये मैंने घटा दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो एम भी स्क्वायर अपान आर काफ लेमडा है, ये क्या है एक्चुअल में, एम भी स्क्वायर अपान आर का केंद्र की ओर घटक है। अब घटक कैसे निकाला जाता है, तो आपको अच्छे से पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया होगा तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि कोण के साथ हमेशा जो भुजा लगी रहती है तो उसके लिए जो घटक का मान होगा, जैसे इस साइड में एम भी स्क्वायर अपान आर बल लग रहा है ना, तो यह थीटा के साथ, थीटा यहाँ पे कितना है, लेमडा है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस लेमडा हो जाएगा। तो इस बात को आप हमेशा दिमाग में रखेंगे। अब थोड़ा सा और मैं इसके अगर आगे बात करूँ तो आप लोग पढ़े हैं कि W बराबर होता है mg, तो W डैश है तो इसलिए mg डैश हो जाएगा। R जो है क्या है, जितना बल इधर की ओर उतना ही बल उस साइड की ओर, तो इधर mg लग रहा है तो उधर भी mg, क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों बराबर होंगे, बस डायरेक्शन तो अपोजिट होगा ना उनका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा mg और एम भी स्क्वायर अपान आर और कास लेमडा। देखिए यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, m को आप कॉमन कर लीजिए और m, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पर आपका g माइनस भी स्क्वायर अपान आर और कास लेमडा, m से m देखो कट गया, तो g डैश का मान आ गया g माइनस भी स्क्वायर अपान आर कास लेमडा। तो ये जो है हमारा ये g डैश का मान है एक्चुअल में। तो अब हम लोग इसके आगे क्या कर सकते हैं, हम लोग अगला काम करेंगे कि यहाँ पर त्रिभुज ओ पी और टी से हम लोग देखेंगे। तो कास थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार कौन होगा, ये स्मॉल आर होगा, और कर्ण कौन सा होगा, ये पी से ओ तक का अर्थात ओ पी होगा, और ओ पी का मान कितना है, आर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो स्मॉल आर का जो मान मिला आर कास लेमडा मिल गया। अब हम लोग आएंगे इस समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 क्या कहता है, जी डैश बराबर जी माइनस, अब इस जो भी है इस भी के जगह हम लोग रखेंगे आर इंटू ओमेगा, आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर बटे हो जाएगा आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस लेमडा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो भी बराबर होता है, जो भी बराबर होता है वो आर इंटू ओमेगा के बराबर होता है, तो वही भी के जगह मैंने यहाँ पे क्या रखा है, आर इंटू ओमेगा। तो जी डैश बराबर जी माइनस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और नीचे आर, और यहाँ पे क्या हो गया काफ लेमडा। तो जी डैश बराबर जी, एक आर से एक आर कटेगा, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कास लेमडा। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। चलिए इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 2 और इसे आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में देख लें स्मॉल आर का जो मान है आर काफ लेमडा है, यहाँ पे ला के पुट कर दीजिए। तो जी डैश बराबर जी माइनस आर कास लेमडा, और ओमेगा स्क्वायर है पहले से, और यहाँ पे और एक आ गया आर काफ लेमडा। तो जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर को पहले लिखता हूँ, और कास स्क्वायर लेमडा, ये जो होता है यही जी डैश का मान होता है। इसका मतलब ये हुआ अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु है तो भिन्न भिन्न जगह पे उसका मान बदलता रहेगा। जैसे आप गुजरात में है कुछ और जी का मान होगा, मुंबई में है कुछ और जी का मान होगा। कहने का मतलब जो है पृथ्वी से, पृथ्वी का यह जो एंगल के साथ उसमें जी के मान में चेंजिंग होती है। जितने एंगल पे हैं आप, मान लीजिए यहाँ पर हैं मुंबई में है तो जी का मान कुछ और है, आप चले जाइए आयरलैंड में, ऐसे घूम रहे हैं ना, घूम रहा है ये, तो आप कहीं और हैं तो यहाँ से उसका डिस्टेंस और कुछ होगा, एंगल कुछ और होगा। तो इस हिसाब से पृथ्वी जैसे जैसे घूर्णन गति करती है, ठीक है, तो उसके साथ जो है जी के मान में परिवर्तन हो जाता है। आप देख सकते हैं जी डैश जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर काफ लेमडा से ये सब बात क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर यही पूरा का पूरा खेल इसी लेमडा का है, जितने एंगल पे वो बॉडी है और कितने डिस्टेंस पे वो बॉडी है, ठीक है, ये कवर करता है। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आपको जो है इसको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। और यहाँ पर मैंने एंगल में कैसे दिखाया, तो कोण के सामने की भुजा क्या होती है, हमेशा कोण के सामने की भुजा हमेशा जो होती है
वह होती है लंब। तो मैंने जब कास का फार्मूला यूज किया तो आधार बटे कर्ण होता है, तो ये तो लंब हो गया, हमारा आधार ये हो गया और ये सबसे बड़ी भुजा है, ये कर्ण हो गया। तो स्मॉल आर का मैंने मान निकाल दिया। अब चूंकि एक बात आपको याद रखना होगा कि जो भी का मान होता है वो आर इंटू ओमेगा होता है, तो यहाँ पे आर इंटू ओमेगा रख के मैंने सॉल्व कर लिया, तो हमें फाइनली जो है ये मान मिल गया। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके अगले टॉपिक पे मैं बात करता हूँ, वैसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप हर हाल में सीख लीजिए, ठीक है। तो मैंने पृथ्वी के पर जो है जी के मान में किस प्रकार से परिवर्तन बताया, एच ऊंचाई जब हमने ऊपर गया, एच गहराई मैंने जब नीचे गया, और जो है उसके सेंटर पर मैंने आपको निकाल के दिखाया। फिर जो है उसके चपटे होने की वजह से, थोड़ा सा उसके आकार के कारण पृथ्वी के, ये हमने पढ़ लिया। फिर जो है घोड़ी गति के कारण हम लोगों ने जी के मान को समझ लिया। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाता हूँ, वह आप अच्छे से देखेंगे। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो ये कहता है कि गुरुत्व क्षेत्र होता क्या है। तो आप समझ लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है और इसके चारों ओर का यह क्षेत्र है। इसके बाहर जी का मान मान लीजिए शून्य है, इसके अंदर जी का मान काम कर रहा है। तो ये जो पूरा ये जो क्षेत्र होगा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, यही क्या होगा, गुरुत्व क्षेत्र होगा, गुरुत्व क्षेत्र होगा। क्योंकि पृथ्वी के लिए जो जी का मान है इसके अंदर काम कर रहा है, इसके बाहर नहीं काम कर रहा है, तो इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, गुरुत्व क्षेत्र कहेंगे। तो मैंने लिखा है जिस क्षेत्र तक जी का मान प्राप्त होता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, गुरुत्व क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि इससे बाहर जी का मान हमें 0 प्राप्त हो जाता है और इसके ही अंदर हमें जी का मान मिलता है। तो इसलिए पृथ्वी के चारों ओर का यह क्षेत्र जहाँ तक जी का मान प्राप्त किया जा सकता है उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्व क्षेत्र कहते हैं। एक टॉपिक इसी से जुड़ा होता है, गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हम लोग यहाँ से और थोड़ा सा इसे एक बार और अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ कि पहले आप गुरुत्व क्षेत्र समझ लीजिए। क्या होता है कि पृथ्वी के सतह से ऊपर जहाँ तक जी का मान, सीधे सीधे बात, पृथ्वी के सतह से ऊपर जहाँ तक जी का मान काम करता है वही क्षेत्र हमारा क्या होता है, गुरुत्व क्षेत्र होता है। अब एक वर्ड आ गया गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या होती है। तो गुरुत्व क्षेत्र के अंदर एकांक द्रव्यमान की पिंड पर जो लगने वाला बल होता है उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता या गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता। ये मान लीजिए ये गुरुत्व क्षेत्र है, इसके अंदर ये जो रेखा आपको दिख रही है बाहर, इसके अंदर ये पूरा का पूरा ये गुरुत्व क्षेत्र है, ठीक है। इसी में ये एकांक द्रव्यमान का पिंड रखा है। सपोज दैट इफ m इक्वल टू 1 द मास ऑफ स्मॉल पार्टिकल यूनिट, इकाई हो, अगर मान लिया जाए इसका जो मास है इकाई हो, तो हम लोग जानते हैं इफ़ एनी टू बॉडी बिटवीन द फोर्स एक्ट ऑन F इक्वल टू GMM अपॉन R स्क्वायर, ये आपको पता है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लॉ, यानी न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ के अनुसार F बराबर GMM अपॉन R स्क्वायर आपको पता है। अगर इसी में m का मान इकाई मान रख दिया जाए तो यही F क्या हो जाएगा, GM अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। और यही जो बल होगा इसी बल को हम लोग गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो I बराबर आपको क्या मिल जाएगा, GM अपॉन R स्क्वायर। तो अगर कोई एकांक द्रव्यमान का पिंड है और वो गुरुत्व क्षेत्र के अंदर है तो उस पर जो लगने वाला बल होता है उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसकी आगे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। एक और कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा देता हूँ कि गुरुत्वीय विभव क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं इसे इरेज करता हूँ। अब मैं फाइनली आपको ये समझा देता हूँ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, गुरुत्व विभव क्या होता है। तो ये हमारी जो है ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी का ये गुरुत्व क्षेत्र है, ये सब क्या है, गुरुत्व क्षेत्र है। तो अगर एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्व क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाते हैं और उस बिंदु पर लाने में मान लीजिए किया गया कार्य W है, तो वही क्या कहलाता है, गुरुत्वीय विभव कहलाता है। V बराबर होता है, इसे आप कैसे लिखेंगे गुरुत्व विभव को, तो आप गुरुत्व विभव को लिखेंगे कार्य बटे क्या, द्रव्यमान। ये फार्मूला होता है विभव का, एक्चुअल ये विभव का फार्मूला होता है। तो विभव को आप V से लिखते हैं, कार्य को W से लिखते हैं और स्मॉल द्रव्यमान का पिंड है उसे मैंने क्या नाम दे दिया, m।
तो मैंने इफ मान लिया कि यम जो है यूनिट है, यूनिट, यम का मान एकांक है, तो एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्व क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर जो लाने में किया गया कार्य है वही कार्य क्या है, हमारा भी है। और ये कार्य चूंकि निगेटिव होगा, क्योंकि ये कार्य किया नहीं जा रहा है, ये कार्य अपने आप हो जा रहा है। तो जो कार्य अपने आप हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग जो है निगेटिव से दर्शाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्व क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, गुरुत्वीय विभव या गुरुत्व विभव कहलाता है। ये भी मैंने आपको बता दिया कार्य यहाँ पर निगेटिव क्यों है। तो कार्य यहाँ पर निगेटिव इसलिए है क्योंकि यह कार्य जो है स्वयं हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने छोटे से पार्ट्स में बहुत सारा चीज़ आपको बताने का प्रयास किया। अगर आपको अच्छा लगता है तो दिल से इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, और आप जो है अपना प्यार बनाए रखिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय हिंद दोस्तों।